नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डिडवाना और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड का टॉपिक सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस नियम के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि किसी वस्तु की उपयोगिता कितनी होती है, उस उपयोगिता को कैसे मापा जाता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। किसी भी आर्थिक प्रणाली में, चाहे उसका स्वरूप पूंजीवादी हो या समाजवादी, उपभोक्ता की क्रिया तथा उपभोक्ता के व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उपभोग सभी मानव क्रियाओं का आदि और अंत माना जाता है। उपभोक्ता का व्यवहार उसकी रुचि तथा वस्तुओं के क्रय से उसकी प्राथमिकता का क्रय न केवल मांग की प्रकृति एवं आकार का निर्धारण करते हैं, वरन उसकी वस्तुओं के मूल्य को भी प्रभावित करते हैं। यह दोनों तथ्य किसी वस्तु की उपयोगिता विश्लेषण में आवश्यक होते हैं। उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के दो पहलू होते हैं, सामूहिक पहलू तथा व्यय पहलू। उपभोक्ता व्यवहार के सामूहिक पहलू का संबंध समष्टि मूलक आर्थिक विश्लेषण से है, क्योंकि इसमें उपभोग की क्रिया से आय, उत्पादन तथा रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों का समग्र पर विश्लेषण किया जाता है, जबकि व्यय पहलू के अंतर्गत यह व्यष्टि मूलक तथा उपभोक्ता व्यवहार के व्यय पहलुओं का संबंध होता है। किसी भी आर्थिक विश्लेषण के अंदर जब हम उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन करते हैं, तो हमें उपभोक्ता के सामूहिक पहलू और व्यय पहलू दोनों व्यवहारों का अध्ययन करना होता है। उपभोक्ता व्यवहार का परंपरागत विश्लेषण के बारे में अगर हम बात करें, तो 1776 में फ्रेंच लेखक कोंडिलेक ने बताया कि वस्तु का मूल्य वस्तु की आवश्यकता एवं लाभप्रदता पर निर्भर करता है, और इसी समय यानी 1776 में ही एडम स्मिथ ने वस्तु के उपभोग मूल्य तथा वस्तु के विनिमय मूल्य में मौलिक अंतर स्पष्ट करते हुए बताया कि किसी वस्तु का विनिमय मूल्य मुख्यतः वस्तु की दुर्लभता तथा उसके उत्पादन में लगे श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है, जबकि उपभोग मूल्य वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि के स्तर पर निर्भर करता है। यानी कि किसी भी वस्तु का उपभोग हम कितना करेंगे, यह उस वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि पर निर्भर करता है। यदि हम परिभाषा के रूप में देखें, तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि किसी समय किसी मनुष्य के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता उस सीमा में मापी जाती है जिस सीमा तक वह उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। यानी आवश्यकता का संतुष्टिकरण महत्वपूर्ण तथ्य है। जब हम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो हम मार्शल का उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के बारे में जानकारी लेते हैं। मार्शल ने बताया कि उपयोगिता का अर्थ वस्तु या सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, गुण या क्षमता से लगाया जाता है। इसके अंतर्गत मार्शल ने 3 बातों का समावेश किया है, जिसमें सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, उपयोगिता ह्रास नियम तथा अधिकतम संतुष्टि नियम अथवा समसीमांत उपयोगिता नियम। इन 3 तथ्यों के ऊपर विस्तृत रूप से मार्शल ने जानकारी दी है। किसी भी वस्तु की
सेवा या उपयोगिता से हमें दो तरह के उपयोगिता रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता महत्वपूर्ण है। कुल उपयोगिता वस्तुओं के उपभोग में प्रत्येक इकाई से उपयोगिता प्राप्त होती है। अगर कुल उपभोग की गई वस्तुओं की अलग अलग उपयोगिताओं को जोड़ दिया जाए तथा इसका सामूहिक योग कर लिया जाए तो यह सामूहिक योग ही कुल उपयोगिता होती है। यानी कि किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता की मात्रा को कुल उपयोगिता कहते हैं। अगला है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का अभिप्राय कुल उपयोगिता में उस वृद्धि से है जो उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के कारण प्राप्त होती है। इस प्रकार यह उस दर को भी प्रकट करती है जिस दर पर वस्तु के स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन होने पर कुल उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग में एक और इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। सीमांत उपयोगिता को मापने के लिए हम सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी है MU बराबर X वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा X वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। डेल्टा चेंजेस इन टोटल यूटिलिटी ऑफ X एंड डेल्टा चेंजेस ऑफ क्वालिटी ऑफ X। अब अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो इसको हम दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो हमारी है n संख्याओं पे n नंबर के लिए इंडिकेट किया गया है माइनस टोटल यूटिलिटी n-1 जो नई वस्तु हमें मिली है उससे हमारी यूटिलिटी में क्या परिवर्तन हुआ है। इन दोनों को हम अगर ज्ञात कर लेते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी x वस्तु की ज्ञात हो जाती है। हम इस सीमांत उपयोगिता के बारे में यह जानकारी रखते हैं कि सीमांत उपयोगिता सदैव सीमांत इकाई की होती है। सीमांत इकाई किसी वस्तु की वह इकाई है जो सबसे कम तीव्र इच्छा को संतुष्ट करती है। इस प्रकार यदि संपूर्ण उपयोगिता किसी वस्तु की कुल उपभोग की इकाइयों की उपयोगिता का योग है तो सीमांत उपयोगिता हम इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता को हम एक तालिका के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये तालिका दी गई है और इसके अंतर्गत हमें जो इकाइयां उपभोग मिली है वो संख्या दी गई है, उनसे हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है वो दी गई है और उस कुल उपयोगिताओं का अगर हम योग कर लेते हैं तो कुल उपयोगिता हो जाती है और फिर हम इसकी सीमांत उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको एक बार कि हमारी जो इकाइयां हैं, जैसे हमने यहाँ लिए सेवों की इकाइयां, पहली इकाई से हमें 12 की उपयोगिता प्राप्त होती है तो हमारी कुल उपयोगिता 12 होंगी और सीमांत उपयोगिता हमारी यहाँ पे -12 दी गई है। यानी कि यहाँ पे हमारी जो उपयोगिता सीमांत उपयोगिता है वह हम इंडिकेट नहीं कर सकते। सीमांत का मतलब अगली इकाई के उपभोग से, तो यहाँ ये माइनस दिया गया है इसलिए। दूसरा है दूसरी सेव की जो हमारी इकाई है उससे हमें 10 की उपयोगिता प्राप्त होती है और कुल उपयोगिता हम जोड़ें तो 12 + 10 22 हो गई है। और यहाँ हम सीमांत हमारी जो उपयोगिता है वह कितनी होगी, पहली वाली में से दूसरी कम कर देंगे हम, इसमें से 22 में से 12 कम कर देंगे तो ये हमारी 10 आएगी। ठीक है, ऐसे ही हम आगे से आगे ज्ञात करते जाएंगे। तीसरी सेव की इकाई है उसमें उपयोगिता प्राप्त होती है 9 और कुल उपयोगिता हमारी हो गई 22 + 9 31। ठीक, इसमें सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, 31 में से 22 कम कर देंगे 9 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो हमारी प्राप्त उपयोगिता है अगली इकाई से वो उपयोगिता हमें आगे से आगे
सीमांत उपयोगिता के रूप में मिलती जाएगी। यानी सीमांत उपयोगिता सदैव सीमांत इकाई की होती है। ठीक है, समझ में आया? अगली हमारी चौथी इकाई है और चौथी इकाई के अंदर हम देखते हैं कि हमें उपयोगिता 7 मिलती है और कुल उपयोगिता जैसा कि हम कम्युलेटिव निकालते आ रहे हैं 38 हो जाती है और सीमांत उपयोगिता हमारी 7 रहेगी। पांचवी इकाई है, उपयोगिता कम हो रही है हमारी, 5 मिली है हमें, कुल उपयोगिता कम्युलेटिव निकालते हैं तो 43 होंगी और सीमांत उपयोगिता हमारी 5 होगी। लेकिन छठी इकाई हम देखते हैं, छठी इकाई से उपयोगिता हमें 0 मिल रही है और कुल उपयोगिता चूंकि 0 ही इसमें बढ़ रही है तो यानी 0 को अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो 43 की 43 रहेगी। टोटल यूटिलिटी हमारी जो है 43 रहेगी और यहाँ सीमांत उपयोगिता जो हमारी है वह 0 हो गई है। सातवीं इकाई के अंदर उपयोगिता माइनस में जा रही है हमारी। 43 में से अगर हम 4 लेस करेंगे, कम करेंगे तो हमारे पास में 39 बचेगा और उसके बाद में सीमांत उपयोगिता हमारी माइनस में 4 आ जाएगी। आठवीं इकाई के अंदर उपयोगिता हमें -7 मिल रही है। 39 में से 7 घटा देंगे तो 32 हमारी आगे की जो इकाई है वह हो जाएगी। अब इनके अंतर्गत हमें देखना क्या है, क्या चीजें हमें समझ में आई है। हम इन उपयोगिताओं के अंदर ये देख रहे हैं कि हमारी किसी भी वस्तु या किसी भी इकाई का सेवन करने से या उपभोग करने से निरंतर हमारी उपयोगिता जो है वो कम होती जा रही है। पहले हमारी तीव्र इच्छा थी, उसके बाद में फिर कम होती जा रही है, फिर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है और एक अवस्था ऐसी आती है कि वो एकदम न्यूट्रल हो जाती है और उसके बाद में अगर हम उस इकाई का उपभोग करते हैं तो हम माइनस में चले जाते हैं, ऋणात्मक में चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सेब की इकाइयों की ही बात करें, अगर हम 7वीं या 8वीं इकाई सेब की खाते हैं तो उल्टी होना स्वाभाविक है। यहाँ जो हमारी है कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ रही है, लेकिन घटती दर से बढ़ रही है। यहाँ हमारी सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, सारी की सारी प्लस में है। यहाँ 6 इकाई पे हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम है, जबकि यहाँ हमारी सीमांत उपयोगिता 0 है। 7वीं और 8वीं इकाई के अंदर यहाँ जो हमारी उपयोगिता है बढ़ती दर से घट रही है और यहाँ हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो गई है। ये हमें ध्यान में रखना है। जब इसको हम एक चित्र रूप में या ग्राफ के रूप में या हम रेखा चित्र के रूप में बनाते हैं, ग्राफ आपको बनाते हुए ध्यान में रखना है, बार वाला बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं। जब हम यहाँ इस टॉपिक के अंदर बात कर रहे हैं तो यहाँ हम रेखा चित्र बनाएंगे। यह रेखा चित्र हमें यह बताता है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में बहुत ही गहरा संबंध है, जिसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला बिंदु हमारा धनात्मक का होगा, दूसरा हमारा 0 का होगा, तीसरा हमारा ऋणात्मक का होगा। जब हम चित्र को लिखेंगे, बनाने के बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जब किसी वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है तो प्रारंभ में जो उपयोगिता मिलती है वह धनात्मक सीमांत उपयोगिता होती है, यानी ये धनात्मक हो रहा है उस समय। दूसरा है 0, जब उपभोक्ता किसी वस्तु की इतनी मात्रा का उपभोग कर लेता है कि अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता उपलब्ध नहीं होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। यह अधिकतम संतुष्टि की स्थिति अथवा पूर्ण तृप्ति की स्थिति होती है, पूर्ण तृप्ति का बिंदु होता है। यहाँ उपयोगिता 0 हो जाती है और यह अधिकतम संतुष्टि की स्थिति अथवा पूर्ण तृप्ति की स्थिति होती है। तीसरा बिंदु हमारा है ऋणात्मक। जब अधिकतम संतुष्टि को स्पष्टतया पूर्ण तृप्ति का बिंदु जो होता है, इसके पश्चात भी उपभोग करने पर उसकी सीमांत उपयोगिता घटकर ऋणात्मक हो जाती है। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता एवं इन दोनों के संबंध को हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस रेखा चित्र में हम देखते हैं कि किसी वस्तु की, जैसे सेब की एक इकाई उपभोग करने से हमें पहले संतुष्टि मिली 12 की, तो 12 पे हमने यहाँ डाला। फिर जैसे जैसे हमारी संतुष्टि बढ़ती गई हम इसका
टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बनाते गए। ये जो हमारा ग्राफ है टोटल यूटिलिटी का है, ठीक है। और ये जो हमारा ग्राफ है ये सीमांत उपयोगिता का ग्राफ है हमारा। यहां हम देखते हैं कि जहां सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है, यानी O से M बिंदु तक जो हमारी कुल उपयोगिता है वह बढ़ रही है। O से M बिंदु पर कुल उपयोगिता बढ़ रही है। और यहां इसके बाद में M बिंदु के बाद में घटती दर से हमें उपयोगिता मिल रही है। ये हमारा M बिंदु जो है ये हमारा पूर्ण संतुष्टि का या अधिकतम कुल उपयोगिता का बिंदु है। जबकि हम देखते हैं कि इसी के अंतर्गत इस डायग्राम को स्पष्टतया देखने के बाद में हमें पता होता है कि कुल उपयोगिता M बिंदु पर अधिकतम होती है और B बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है। B बिंदु के पश्चात यानी इस बिंदु के पश्चात छठी इकाई के बाद में हमारी सीमांत उपयोगिता जो है ऋणात्मक हो जाती है और M बिंदु के बाद में उसे कुल उपयोगिता बढ़ती दर से घटती है। यानी जो हमारी उपयोगिताएं हैं, जो हमें लाभ जो मिल रहा है, संतुष्टि का लाभ जो हमें मिल रहा है, उपभोग का लाभ हमें जो मिल रहा है, यहाँ पे ऋणात्मक होता जाता है। ये इस सिद्धांत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं आपको साधारण भाषा में कहूं तो हम समोसे की एक कल्पना कर सकते हैं। समोसा हम एक खाएंगे, ठीक है, अच्छा लगेगा, दो खाएंगे फिर अच्छा लगेगा, थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा, तीन खाएंगे थोड़ा और कम अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे हम खाते जाएंगे तो हमारी स्थिति ये हो जाती है कि हमें उबकाई आने लग जाती है, उल्टी आने लग जाती है। तो वह मनस्थिति हमें क्या बताती है कि ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला देखते हैं अपन। सीमांत के विचार का महत्व उपयोग के क्षेत्र में। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत आदि पर आधारित होता है। प्रत्येक उपयोग में सीमांत उपयोगिता के समान होने पर ही अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। दूसरा हमारा इसमें है उत्पादन के क्षेत्र में। सीमांत उत्पादन और सीमांत लागत की धारणा से उत्पादक को अपना लाभ अधिकतम करने तथा उत्पत्ति के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी तथा प्रबंध को इस प्रकार उत्पादन कार्य में नियोजित करने में सहायता मिलती है जिससे प्रत्येक उपयोग के प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति लगभग बराबर होती है। विनिमय के क्षेत्र में वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में सीमांत के विचार का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि कोई भी क्रेता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य देने को तत्पर नहीं होता। इसी प्रकार विक्रेता को भी बेचने के लिए तभी तत्पर होगा जबकि उसे कम से कम अपनी सीमांत के लागत के बराबर मूल्य मिल जाए। यानी कि सीमांत वह बिंदु है जहां मूल्य निर्धारण करने वाली शक्तियों के प्रभावों को जानने के लिए हमें इसे जानना ही पड़ता है। वितरण के क्षेत्र में सीमांत की धारणा का महत्व उत्पत्ति के साधनों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने में है। उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का पुरस्कार या पारिश्रमिक उस साधन की सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। राजस्व के क्षेत्र में सीमांत की धारणा का अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करना है। अधिकतम सामाजिक कल्याण तभी प्राप्त हो सकता है जबकि सरकार की आय से उत्पन्न सीमांत त्याग उसके व्यय की सीमांत संतुष्टि के बराबर हो जाए। सरकार जब करों से आय प्राप्त करती है तो जनता को त्याग करना पड़ता है, पर जब वही आय सरकार द्वारा व्यय की जाती है तो उससे जनता में संतुष्टि के भाव भी आते हैं। सीमांत विश्लेषण की आलोचनाएं। सीमित क्षेत्र सीमांत विश्लेषण का उपयोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही हो सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र में इसका विश्लेषण अधिक लाभदायक नहीं होता है।
अव्यवहारिक। सीमांत विश्लेषण अनेक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है जो व्यवहारिकता से परे होता है, जैसे कि अन्य बातें समान रहना। अतः यह विशेष उपयोगी नहीं होता है। टिकाऊ वस्तुओं में उपयोगी नहीं। वे वस्तुएं जिनका उपयोग निरंतर नहीं करना पड़ता है, टिकाऊ होती हैं, उनमें सीमांत विश्लेषण का उपयोग नहीं किया जा सकता। मापना कठिन। सीमांत उपयोगिता उत्पादकता, त्याग या संतुष्टि का ठीक ठीक माप करना कठिन होता है। उपयोगिता तो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत विचारों पर निर्भर करती है। वह समय, स्थान एवं व्यक्ति के साथ साथ भिन्न भिन्न हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग अलग हो सकती है। अतः सीमांत उपयोगिता को मापना कठिन कार्य है। सत्यता का अभाव। मानव अपनी आर्थिक क्रियाओं को हमेशा विवेक से ही करता है। उसकी क्रियाओं पर सामाजिक रीति रिवाजों, आदतों तथा व्यक्तिगत भावनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। अतः सीमांत विश्लेषण सत्यता पर खरा नहीं उतरता है। इसमें सत्यता का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी सीमांत विश्लेषण का अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है।